हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेंटर स्टडी। पार्ट 3 में हम क्वेश्चन नंबर 90 तक सॉल्व कर चुके थे। अब पार्ट 4 में हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का। क्वेश्चन बोला गया है, ग्रहों की गति का नियम किसने बनाया। यानी जो प्लैनेट है उनका जो मोशन का जो लॉ है, लॉ ऑफ मोशन ऑफ अ प्लैनेट, वो किसने बनाया था। तो ये आपके थे केपलर। इनको केपलर्स लॉ के नाम से जाना जाता है, केपलर्स लॉ। केपलर्स लॉ के नाम से इनको जाना भी आता है, और ये 3 लॉ थे जो केपलर्स ने दिए थे अपने। अच्छा, अगर क्वेश्चन में ये आ जाए कि ग्रेविटेशनल मतलब गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था या सार्वत्रिक नियम किसने दिया था, तो वो दिया था न्यूटन ने। जो आपने बहुत फेमस स्टोरी पढ़ी होगी कि वो नीचे बैठे हुए थे पेड़ के नीचे, तो वहीं से उनके दिमाग में ये आइडिया आया था, और उसी के बाद उन्होंने अपना ग्रेविटेशनल का जो था गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम दिया था। क्वेश्चन नंबर 92 की तरफ देखते हैं। प्रकाश की गति सबसे पहले ज्ञात की थी। तो प्रकाश की जो गति थी वो सबसे पहले रोमर ने ज्ञात की थी, ऑप्शन नंबर ए। और इन्होंने ये जो गति ज्ञात की थी ये की थी 1670 में, 1670 में। क्वेश्चन नंबर 93 की तरफ देखते हैं। पानी से भरे गिलास में तैरता बर्फ़ का एक टुकड़ा, जब टुकड़ा पूरी तरह से पिघल जाएगा तो गिलास में पानी का स्तर क्या होगा। अब मान के चलो एक गिलास है, ये एक गिलास है और इसके अंदर ये पानी भरा हुआ है, ये पानी भरा हुआ है, और इसी में एक बर्फ़ का टुकड़ा ये है, पानी ऊपर तक भरा हुआ है। जब ये बर्फ़ का टुकड़ा पिघलेगा तो बस पानी बदल जाएगा, पानी में कन्वर्ट हो जाएगा, और पानी का लेवल भी उतना ही रहेगा जितना पहले था, क्योंकि यहाँ पर डेंसिटी, यहाँ पर जो है वॉल्यूम में कोई अंतर नहीं आएगा। क्योंकि अगर वॉल्यूम में अंतर आ रहा होता तो पानी बाहर आ जाता, लेकिन क्योंकि वो उसी के अंदर था, कोई बाहर से नहीं डाला गया है। अगर बाहर से डाला जाता तब पानी बाहर आ जाता, लेकिन ये पानी के अंदर का ही बर्फ़ पिघला है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा कि कोई बदलाव नहीं आएगा पानी के स्तर में। क्वेश्चन नंबर 94 की तरफ देखते हैं। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है। तो ये जो भारतीय विज्ञान संस्थान है ये आपका दिल्ली में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 की तरफ देखते हैं। चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं क्योंकि। अब चमगादड़ दृश्य तरंगे उत्पन्न करते हैं, ये भी गलत है। चमगादड़ को अंधेरे में ज़्यादा दिखाई देता है, ये बात तो बिल्कुल ही गलत है। चमगादड़ को उल्टा कम दिखाई देता है, तो इसलिए इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका डी हो जाएगा कि दोनों ही गलत हैं। अच्छा, जो इनके मुंह से एक अल्ट्रासोनिक वेवलेंथ उत्पन्न होती है, अल्ट्रासोनिक वेवलेंथ, उसकी मदद से ये उड़ पाते हैं। अल्ट्रासोनिक वेवलेंथ इनके मुंह से उत्पन्न होती है, जिसकी हेल्प से ये रात में उड़ पाते हैं, तो ये आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 96 की तरफ देखते हैं। चुंबक को गर्म करने से उसके गुणों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जब कोई चुंबक गर्म होती है तो धीरे धीरे उसका क्या होता है, मैग्नेटिक पावर, ये चुंबकीय शक्ति है वो खो जाती है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं इसका ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा कि चुंबक का जो चुंबकीय प्रॉपर्टी है या चुंबकीय शक्ति है या मैग्नेटिक पावर है वो खो जाती है, ख़त्म हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 97 की तरफ देखते हैं। आग बुझाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो आग बुझाने में आपको बहुत अच्छे से पता है, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड के सिलेंडर भी दुकानों पर रखे होते हैं, इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 की तरफ देखते हैं। मोटर वाहन में धुएं से कौन सी जहरीली गैस निकलती है। तो मोटर वाहन से जो जहरीली गैस निकलती है वो है आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड, मतलब सी और ओ।
कार्बन और ऑक्सीजन, जब ये दोनों साथ में मिलते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड, मोनो का मतलब होता है सिंगल और ऑक्सीजन, ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन, तो सिंगल ऑक्सीजन जब कार्बन के साथ रिएक्ट करेगा तो उसको कार्बन मोनोऑक्साइड कहा जाता है। और ये जहरीली गैस होती है जो मोटर वाहन या गाड़ी वगैरह से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 99 की तरफ देखते हैं। परमाणु के अंदर है, तो परमाणु के अंदर जो होते हैं वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन है, लेकिन अगर नाभिक की बात की जाए, अगर अंदर की बात की जाए तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन उसके बाहर शेल में चक्कर लगाता है। क्वेश्चन नंबर 100 जो कि एक तरीके से आपका सही से क्वेश्चन नहीं दिया गया है, उसमें बोला गया है द्वितीयक ईंधन क्या है। तो द्वितीयक ईंधन का मतलब होता है सेकेंडरी सोर्स। सेकेंडरी सोर्स लकड़ी भी नहीं है, प्राकृतिक गैस हो ही नहीं सकती क्योंकि नेचुरल से प्राप्त हो रही है, पेट्रोलियम भी। इसीलिए यहाँ पर या तो द्वितीयक की जगह प्राइमरी सोर्स मतलब प्रथम ईंधन पूछा जाना चाहिए था, या ऑप्शन नंबर डी की जगह नन ऑफ दीज पूछा जाना चाहिए था, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो इसलिए ये वाला हमारा रॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा। अगर आप इनमें से कोई भी ऑप्शन टिक करते हैं तो आपको पेपर में पूरे मार्क्स मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 101 से की तरफ चलते हैं। उसमें बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है। अब भौतिक परिवर्तन का मतलब क्या है? फिजिकल चेंज। एक होता है फिजिकल चेंज मतलब और एक होता है केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज मतलब भौतिक परिवर्तन और केमिकल चेंज मतलब रासायनिक परिवर्तन। फिजिकल चेंज के अंदर होता क्या है कि बस उसकी सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस चला जाता है और वापस भी आ सकता है। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में होता क्या है? रासायनिक परिवर्तन वो परिवर्तन होता है या केमिकल चेंज वो केमिकल चेंज होता है जिसके अंदर एक कोई सब्सटेंस या कोई चीज़ बिल्कुल न्यू चीज़ बन जाए जिससे पहली वाली चीज़ का कोई ताल्लुक ना हो। जैसे कि लकड़ी का जलना। अब लकड़ी का जलना जो है उससे जो राख बन जाएगी, राख से आप लकड़ी वापस नहीं पा सकते हो, तो इसलिए वो केमिकल चेंज हुआ। अब यहाँ पे देखते हैं दूध से दही बनना, ये भी आपका केमिकल चेंज होगा क्योंकि दही से वापस आप दूध नहीं प्राप्त कर सकते हो। लोहे पर जंग लगना, अब जंग लगना भी एक केमिकल चेंज है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन रिएक्ट करता है, तो एक केमिकल चेंज होगा। अगरबत्ती का जलना भी एक केमिकल चेंज है, जैसे अभी मैंने लकड़ी का एग्जांपल बताया, तो उसमें भी जब अगरबत्ती जलती है तो उसका जो राख बन जाती है, राख से आप वापस अगरबत्ती नहीं प्राप्त कर सकते हो। इसीलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो चीनी का पानी में घुलना, ये एक भौतिक परिवर्तन है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 102 की तरफ देखते हैं। समुद्री जल से नमक निम्न प्रकार से तैयार किया जाता है। अब समुद्री जो जल होता है उसमें हम करते हैं वाष्पीकरण। मतलब वाष्पीकरण का मतलब ये होता है कि हाई टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर इतना टेम्परेचर दिया जाता है कि उसका पानी उड़ जाता है, पानी भाप में बदलकर उड़ जाता है, उसी को वाष्पीकरण कहते हैं। और जब पानी उड़ जाएगा जल में से तो सिर्फ नमक बचेगा, इसीलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो बी हो जाएगा, आपका वाष्पीकरण। क्वेश्चन नंबर 103 की तरफ देखते हैं। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो जीव विज्ञान का जो सबसे पहले शब्द यूज़ किया था वो किया था लेमार्क और ट्रेविरेनस। यहाँ पर ये गलत दे रखा है, ए मार्क दे रखा है और ट्रेवरेंस दे रखा है, जबकि ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है वो है तो करेक्ट डी, लेकिन स्पेलिंग यहाँ पर इन्होंने गलत दे रखी है। यहाँ पर लेमार्क, एक तो लेमार्क थे और एक थे ट्रे वी रेनस, ट्रेविरेनस, ऐसे लिखा जाता है ये, तो ये आपका सही हो जाएगा। यहाँ ट्रे तो दे रखा है लेकिन विरेनस नहीं गिवन है। क्वेश्चन नंबर 104 की तरफ देखते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया था?
अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जो आविष्कार किया था वो किया था नॉल और रस्का ने, और ये किया था आपका, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए है। और इन्होंने जो आविष्कार किया था ये किया था 1931 में, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का। तो आपको डेट भी याद होनी चाहिए वाली। क्वेश्चन नंबर 105 की तरफ चलते हैं। एंजाइम किससे बने होते हैं? तो एंजाइम जो बने होते हैं वो होते हैं प्रोटीन से बने हुए। इसका सीधा सीधा ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रोटीन से मिलके बने होते हैं एंजाइम। क्वेश्चन नंबर 106 की तरफ चलते हैं। रक्त में प्लाज्मा का प्रतिशत कितना होता है? अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। रक्त में जो प्लाज्मा का प्रतिशत है वो 61 to 62% या कुछ कुछ बुक्स में 55% तक लिखा हुआ होता है, 55 से 62% के बीच में। अब इसके अंदर भी अगर बात चले रक्त में प्लाज्मा का प्रतिशत, तो वो तो 55 to 62 हो गया, लेकिन प्लाज्मा के अंदर होता क्या है? अगर मैं बात करूँ, ये प्लाज्मा है, प्लाज्मा के अंदर होता है 91 से लेकर 92 तक होता है वाटर, वाटर मतलब जल। 7% होता है प्रोटीन, और 0.92% होता है कार्बनिक घटक, और जो 0.1 बचा वो होता है ग्लूकोज। तो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। अच्छा, 55% अगर हम मान के चलते हैं, 55 से 62% आपका अगर प्लाज्मा है, तो बाकी का क्या है? बाकी क्या होता है? रक्त कणिका। रक्त कणिकाएँ मतलब 45% होती है रक्त कणिकाएँ, 45%। और 45% में भी रक्त कणिकाएँ कौन कौन सी हैं आपकी? आरबीसी मतलब रेड ब्लड, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स जो हैं। तो ये रक्त कणिकाएँ हैं जो 45% आपके ब्लड में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 107 की तरफ चलते हैं। उसमें बोला गया मानव शरीर में दिल की एक धड़कन के लिए कितना समय लगता है? तो दिल की एक धड़कन के लिए मानव शरीर में लगभग 1 सेकंड लगता है। हम इससे पहले ये जान लेते हैं 1 मिनट में कितना लगता है। तो 1 मिनट में मानव शरीर जो होता है एवरेज 72 टाइम्स धड़कता है। तो इस हिसाब से हम आसानी से पता कर सकते हैं कि 1 सेकंड में लगभग 1 सेकंड में एक बार धड़क जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 108 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 में बोला गया है भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहने वाले जंतु क्या कहलाते हैं? तो जो भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं वो होते हैं परपोषी। परपोषी वो होते हैं जो दूसरों से अपना खाना प्राप्त करते हैं पेड़ पौधों से, उसे कहते हैं परपोषी। एक होते हैं परजीवी। परजीवी भी दूसरों से अपना खाना प्राप्त करते हैं, लेकिन मरे हुए, जैसे कि आपका कोई मर जाता है तो उसमें जो कीड़े पड़ जाते हैं वो परजीवी होते हैं। लेकिन यहाँ पर आपका परपोषी, मध्यपोषी, स्वपोषी ये था, तो इसलिए आपका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो बी हो जाएगा, परपोषी। क्वेश्चन नंबर 109 की तरफ चलते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी है वो स्टेप्स हड्डी है, ऑप्शन नंबर बी। इसकी साइज़ कितनी होती है? इसकी जो साइज़ होता है 11 इंच होता है, 11 इंच, या अगर सेंटीमीटर की बात करें तो 28 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 1110 की तरफ चलते हैं। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? तो जो एक सांप है जो घोंसला बनाता है वो कौन सा है? पेड़ का सांप नहीं, अजगर नहीं, रेड सांप नहीं, ये होता है आपका किंग कोबरा, ऑप्शन नंबर डी। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा।